नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर और बेबाक इंटरव्यू में आज हमारे साथ हैं प्रिंस शर्मा जी। एक लंबे समय से राजनीति में तटस्थ तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और तटस्थ तो इस शब्दों का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी के कार्यकारिणी न केवल धनबाद जिला के सदस्य हैं बल्कि अभी वर्तमान में गिरिडीह सांसद के धनबाद जिला के शिक्षा के प्रतिनिधि भी हैं। भैया, हमारे इस बेबाक इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कोयले की चोरी दिख रही है भैया क्या? हाँ, दिख रही है, सब अंधे को दिख रही है। अंधे को दिख रही है, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही है? हम लोगों को भी दिख रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। हम लोगों को छोड़ दीजिए भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप विपक्ष में है तो आवाज कहाँ है आपकी? आवाज एकदम है, रोज अखबारों में, मीडिया में, सब जगह हम अपनी बातों को रखते हैं। दोषी कौन? दोषी कौन? राज्य सरकार। आपके राज्य में जब आपकी सरकार थी तो कोयले की चोरी बिल्कुल नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज जो माहौल है एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। आज एक अच्छे घर का लड़का भी कोयला चोरी करना चाहता है। विकास तीर्थ का आपने आयोजन किया, विकास तीर्थ यात्रा के माध्यम से 9 साल वो तो पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। बताने की जरूरत क्या थी? इतना मीडिया, इतना बताया जाता है पब्लिक के बीच में, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में किसी भी देश की मालिक है। प्रधानमंत्री किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं। आपने जो अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में दिया और उसी वोट के तहत आपको देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की आज की वर्तमान सरकार जनता को, कर्नाटक आपके हाथ से चला गया। मैं ये मतलब सिरे से आपको खारिज कर दिया गया? नहीं, सिरे से खारिज कर दिया गया। लोकतंत्र में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट वहाँ भी बढ़ा है। हार का ठीकरा आप वोट परसेंट के माध्यम से अगर जनता तक रखेंगे तो आने वाले समय में लगता है कि कहीं और भी चुनाव में यह हाथ से जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है। राज्य के जो चुनाव होते हैं वो व्यक्ति विशेष पर भी होते हैं। आधा पार्टी पे होता है, आधा व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा होता है जिस पार्टी के सिंबल पर, उस पर भी निर्भर करता है। अच्छा, कोयलांचल की हम बात करें, धनबाद उसमें बड़ा मुखरता के साथ अपनी भूमिका निभाता है, चाहे राजस्व या कीमत। किस और है लोकसभा का सीट आपका आने वाले समय में? हमारे यहाँ से तो हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पढ़ते हैं। माननीय श्री सीपी चौधरी जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ही आज सुबह पहला से लड़ेंगे। उनके लिए लोगों ने उनका उपनाम रख दिया है कि वो सदैव गायब रहते हैं अपने क्षेत्र। ऐसा नहीं है, अभी भी जब भी लोगों को जरूरत पड़ी है, आवश्यकता पड़ी है, वो आते ही है। अभी भी कतरास है। 2024 की तैयारी के कारण यात्रा बढ़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या लोगों के माध्यम से जब भी, जहाँ पर भी, जिस तरह की भी समस्या हुई, बागमारा विधानसभा में, टुंडी विधानसभा में, माननीय सांसद 6 विधानसभा के सांसद हैं और पूरे भारतवर्ष में गिरिडीह क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है। पूरे भारत के जितने भी लोकसभा की सीटें क्षेत्रफल में, तो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र बहुत बड़ा है, सब जगह जाना आना पड़ता है। दुख में, सुख में। गठबंधन के पार्टी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आपकी अहमियत कितनी रहती है? आजसू और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है, जब से झारखंड बना है। बीच में हमको लगता है कुछ कालखंड के लिए खाली अलग हुए थे जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बनते हैं। आज तक जो मैंने पिछले 35 साल वर्षों में देखा है, चाहे वो धनबाद के विधायक हों, राज सिन्हा हों, धनबाद के माननीय सांसद हों, और भारतीय जनता पार्टी में धनबाद जिला के एकमात्र मार्गदर्शक, गार्जियन, अभिभावक भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर या ग्रामीण के कहा जाए तो धनबाद के माननीय सांसद PN सिंह जी हैं। और उनका नाम लेके कुछ भी कहना, मुझे लगता है किसी न किसी रूप में अनुशासनहीनता ही इसे कहा जाए। ये आप मानेंगे? हाँ, एकदम मानेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई इस बात को कहता है, आज मान लीजिए बागमारा में ही कोई कह देता है कि अगर ये नहीं लड़ेंगे, या मैं ही कह देता हूँ कि भाई बागमारा में विधायक नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं विधायक को बुरा तो जरूर लगेगा। तो उसी तरह से है कि हम अपने सम्मानित माननीय नेताओं के बारे में या स्थानीय के या वर्तमान के बारे में बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हमारे अभिभावक हैं, पार्टी के अभिभावक हैं, और उन्हीं के द्वारा आज जो राज सिन्हा जी धनबाद के विधायक हैं, माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी की ही के साथ रह के उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। आप लोगों पर हमलावर रहता है कि एम्स चला गया, यहाँ से एयरपोर्ट चला गया, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं
जो आपकी ही पार्टी के लोग यहाँ से उठाकर देवघर या दूसरे जगह पर इसको शिफ्ट कर दिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? पुनः वापस आ रहा है, एयरपोर्ट बनेगा, फिर जगह चयन हो रहा है और अब तो हमको लग रहा है कि बलियापुर की जगह पर इधर ही कहीं बनेगा, राजगंज से लेके इस रूट में जगह तलाशा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कारण यही है हर घर तक जाना, जनता को साथ में लेके चलना, जनता के लिए जीना, राष्ट्र निर्माण अच्छा कैसा हो इसके लिए, उसके लिए आज आप देखें कि लोग पहले बोलते थे विपक्ष की खाली प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज 9 वर्षों के बाद देश के तमाम लोगों को, विपक्षी नेताओं को भी इस बात की जानकारी मिली कि आज विश्व की सबसे 5वीं आर्थिक सबसे बड़ी देश हमारा भारत है। पाकिस्तान जैसे जो हमारा विरोधी, घोर विरोधी देश है, वहाँ की जनता चाहती है कि माननीय मोदी जी को पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए। देखिए, तार्किक रूप से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहां पार्टी में अनबन चलता है। मेरा ये जानना है, क्या 2024 की रणनीति इतनी मजबूत होगी कि आप 1932 के भाषा संघर्ष समिति को आप टक्कर दे पाएंगे? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समग्र राष्ट्र की बात करती है। जब से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ थे, शिशु मंदिर के माध्यम से, विद्या भारती के माध्यम से और कई संस्था, वनवासी कल्याण केंद्र के माध्यम से दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, टुंडी में हम गए हैं, आप भी गए होंगे, आप देखेंगे। शिक्षा, आदिवासी महिलाओं, बच्चों को शिक्षित करने का काम संघ के माध्यम से किया जा रहा है। आरएसएस सरकार लौट रही है क्या? एकदम पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। किन मुद्दों को लेकर आप रखने जा रहे हैं? आपने जो हम पे विश्वास, सरकार तो अपना दावा कर रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह रोजगार की बात कर रहे हैं। हेमंत सरकार से क्या फर्क पड़ता है? हेमंत सरकार एक आध सीट मिल जाए उनको, वही बहुत है, नहीं तो हम 14 की 14 जीतेंगे झारखंड में। अच्छा, विधानसभा को लेकर हम चर्चा करें। क्या विधानसभा की सीटें इस बार आपकी बढ़ने जा रही है? एकदम बढ़ेंगी, तभी हमारी सरकार बनेगी। इस बार तो आपका एक अलायंस के साथ, दूसरा आपका अपना अलायंस और तीसरा मुझे लगता है भाषा संघर्ष समिति भी 81 विधानसभा पे अपना पार्टी उतारने जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र है, देश है जिसमें किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विषय में ही अपनी बातों को रख सकते हैं। आप, मुझे तो नजर नहीं, हम सब जगह मजबूत हैं, कहाँ मजबूत नहीं है। क्षेत्रीय स्तर पर आप बात करेंगे महतो की, क्षेत्रीय स्तर पर बात करेंगे मांझी की, आदिवासी के, सब तरह से आपका वोट बैंक कम पड़ रहा है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी जब आए थे संथाल में, जब जेएमएम का परचम लहराया जा रहा था, 1990 की बात, दशक की बात कर रहा हूँ, माननीय बाबूलाल मरांडी जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, पूरे संथाल में भारतीय जनता पार्टी को माननीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे जो नेता हैं पार्टी के, आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मजबूत करने का काम किया, घर घर में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम किया है। 1990 के दशक की बात कर रहा हूँ। 1990 और 2023 अगर आज हम बात करें, हाँ जी, तो ये एक लंबा 30 से 32 साल, 33 सालों का दरमियान हो गया। इसमें क्या राजनीति का रूप बदला है? रूप बदला है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया। आपकी पार्टी का भी नहीं, हमारी पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं है। आप नाम लेके पूछिए, हमारी पार्टी से तो 3 ही हैं, निरसा से हैं और धनबाद से हैं और बागमारा से। लोगों का आरोप है कि अकूत संपत्ति इन्हें खड़ा की। अकूत संपत्ति कोई प्रमाण दे? सर्टिफिकेट तो विधायक हर बार देते ही है विधानसभा में, यहाँ एफिडेविट जमा करते ही है। अच्छा, ऐसा तो कोई बात नहीं। आने वाले समय में जनता को आप लोग किस तरीके से 2024 के लिए तैयारी में आप जुट गए हैं कि वाकई आपकी सरकार बने? जितने भी मुद्दे आए राष्ट्र हित में, अब योजनाएं हम बोलेंगे तो आपको हम लिख के दे सकते हैं, मुजबानी कह सकते हैं, आप भी जानते हैं, टीवी में भी आपने देखा और सब देश के लोगों ने देखा। हिंदुस्तान में आज तक जो नहीं हुआ अच्छे कार्य, 70 साल, लगभग 60 से 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया और इधर 9 सालों की तुलना आप कर लें कि आज जब एक देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जाता था, आज जो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां अमेरिका है, रशिया है, चीन है, कल आप देखते होंगे और आज मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो वो स्वयं आते हैं मिलने के। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई? मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग का दौर ही है। आज जब से मोबाइल निकला है, नेटवर्क निकले हैं, तो इसमें कहीं ये कटु सत्य है। ये मानते हैं आप? मार्केटिंग और विकास दोनों। अपना धनबाद
क्यों पीछे रह गए? कहीं धनबाद पीछे नहीं है। हमारे दोनों माननीय सांसद हैं, एक आजसू के हैं, एक भाजपा के हैं। रोड छोड़कर कभी भी 2 किलोमीटर अंदर घुसे हैं, वहाँ के तकलीफ को समझे हैं, वहाँ के पानी की समस्या को आपने देखा है? जनता जागरूक है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कोई एरिया नहीं है इस पूरे देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा। समस्या भी तो है। समस्या है, देश घर है तो समस्या है। आपकी भी तो सरकार 9 साल हो गई, क्या 9 सालों में आपको नहीं लगा कि 9 ऐसा हम बड़ा काम करके सामने रखें जहां इक्वली? आप बताइए 9 ऐसे बड़े काम कौन से हैं जो पूरे नहीं हुए? नंबर 1, जनधन खाता आपने खोला, उससे पैसे कटने शुरू हो गए। क्या कहाँ पैसा कटा, क्या पैसा कटा? बैंकों में जनधन खाता जब खोला गया था, देखिए एक तरीके से उन तमाम गरीब लोगों को लिस्टेड करके जो आज तक बैंक का रास्ता नहीं देखते थे, जनधन खाता खुला, उसमें महिलाओं को 500 रुपया महीने भी तो मिले। अच्छा चलिए मान लिया आपने गैस दिया उज्ज्वला योजना के हाँ। बाद, आप गैस को आज 1500 तक लाकर खड़ा कर दिए। 1500 में नहीं मिल रहा है गैस। अच्छा चलिए हम मान लें कि 1000 से लेकर 12 से 1300 के अंतर्गत है सब्सिडी। पूरे विश्व में अगर सिलेंडर का दाम अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो भारत में सबसे कम रेट है आज भी। आपको ये भी मानना पड़ेगा प्रति व्यक्ति आय अब दूसरे राष्ट्रों की तुलना में हमारा देश का बहुत कम है। कोरोना काल में कोरोना का काल जो आया उसमें चीन की स्थिति देखिए, हिंदू दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका की आर्थिक स्थिति देखिए। गरीब हटा लें या गरीबी हटा लें, आप क्या करेंगे? गरीबी हटेगी, गरीब क्यों हटेगा? गरीबी को न खत्म करना होगा। आज इतना राशन, आज जो लोग या किसी समाज व्यक्ति विशेष के लोग इस बात को कहते हैं, प्रधानमंत्री ने सबके लिए मुफ्त अनाज, आज जितना मुफ्त अनाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश की जनता को कोरोना काल से लेकर आज तक दिया, उतना में तो पाकिस्तान एक देश स्थिर हो जाएगा बस उसी अनाज से। तो आप अपनी तुलना सदैव पाकिस्तान से क्यों कर? पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज ये स्थिति इसलिए हो गई कि नोटबंदी हुई, यहाँ का विपक्ष चिल्ला रहा था। नकली नोटों की जो 4 फैक्ट्रियाँ थी, जो आपने UNI में भी देखा होगा, ANI में भी देखा होगा कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के नोटों के जो नकली नोट छाप के हिंदुस्तान में भेजता था। अच्छा हिंदू राष्ट्र बना देंगे क्या आप लोग? स्वाभाविक है, शुरू से हिंदू राष्ट्र है, आज भी है। 42वें संशोधन का जो बात रखा गया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, क्या उस पन्ना देखिए सनातनी और सनातन का अर्थ हमको लगता है कि बहुत से नेता को नहीं पता, बहुत से पत्रकारों का भी नहीं पता होगा। अगर कभी आप किसी से पूछिएगा कि सनातन का अर्थ क्या है, हमको नहीं लगता है कि 42वें संशोधन को आप मानते हैं कि नहीं? 42वें संशोधन में ये बात जोड़ा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है 1976 में, इसको आप मानते हैं कि नहीं? बस मैं ये वो उस काल खंड के लिए, और समर हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है ही, हिंदुस्तान नाम ही है। मंदिर बनेगा? मंदिर क्यों नहीं बनेगा? मंदिर पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। हाँ एकदम बनेगा। और लगता है दूसरा एक जो खास वर्ग है अल्पसंख्यक, हाँ उसके प्रति कोई सोच में अंतर आएगा क्या? कोई सोच में अंतर नहीं आएगा। उनके भी विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, अभी मेरठ में जो यूपी में जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें मुस्लिम भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया योगी जी के राज्य में, और वहाँ पर कितने मुस्लिम प्रत्याशी भी जीते हैं पार्षद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ बालासोर जी, ठीक है। अब TMC कुछ ऐसे शब्दों को आपके पार्टी के विरुद्ध मिलाकर रख रही है कि सीधा उनका कहना है कि रेल मंत्री इस्तीफा दें। ठीक है, ममता जी के कालखंड में 1182 एक्सीडेंट हुए, नीतीश जी के कार्यकाल में लगभग 1600 कुछ एक्सीडेंट हुए, और इधर के 9 वर्ष के कार्यकाल में 860 के लगभग हमको लगता है कि छोटे बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। और ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है अभी बालासोर में हुआ। आपने कभी भी नहीं सुना होगा, पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उस समय इन्हीं के TMC के ही रेलवे मंत्री थे, उनको मनमोहन सिंह ने कहा था वहाँ जाने के लिए, तो वो वहाँ नहीं गए थे, जबकि रेलवे मंत्रालय प्रधानमंत्री के अधीन भी था कैबिनेट, लेकिन वो भी नहीं गए थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री तो गए वहाँ पर, कुल मिलाकर नवीन पटनायक तो गए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री वहाँ पर। बीजेपी में भीतर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 2024 को लेकर आम जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? जनता खुद अस्वस्थ है, जनता चुनाव का इंतजार कर रही है कि चुनाव आए, हम पुनः मोदी जी को चुने और 2029 में योगी जी को प्रधानमंत्री। तो मेरा उसमें सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आने वाले चुनाव में देश सुरक्षित हाथों में रहे जैसे आज वर्तमान में है, और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पूर्ण बहुमत देकर माननीय मोदी जी के
उसमें हम सरकार बनाएं। धन्यवाद भैया, आपने इस विभाग इंटरव्यू में अपनी सारी बातें लोकसभा से लेकर विधानसभा और समग्र जनता के समस्याओं को लेकर आप रूबरू होकर हुए। हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं रहेगा। आपका जो ये इंटरव्यू था बेबाक था, काफ़ी चर्चित है, लोग देखते हैं, सुनते हैं और उम्मीद है कि व्योम टीवी का ये प्रयास जनता के लिए, जनता तक हमेशा आपके माध्यम से पहुंचता रहे और इसी बेबाकी से आप अपनी बातों को लोगों से पूछते रहे और जो भी दल के नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसी बेबाकी से आपको जवाब देते रहे और इसी बेबाकी से आपका ये व्योम टीवी चलता रहे। धन्यवाद।